चलिए माय डियर फ्रेंड्स, कैन वी स्टार्ट? चलिए फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. सो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग, उसके बाद उसके इंपॉर्टेंस और उसके बाद उसके बेनिफिट्स को डिस्कस किया. अब एक क्वेश्चन उसके अंदर बचता है, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. फटाफट एक बार जितना भी हमने कल के लेक्चर पे देखा हुआ है उसको रिवाइज करते हैं और फिर आगे बढ़ना है हमको. ठीक है, चलिए. सो बताएंगे मुझको स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है. कम ऑन. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मतलब होता है दैट इट इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग strategic vision, setting the objectives, crafting the strategy, implementing and evaluate the strategy, and finally initiating the corrective actions wherever adjustments are required, or if required taking the corrective actions. उसके बाद उसके देखे थे इंपॉर्टेंस. इंपॉर्टेंस के अंदर हमने क्या क्या देखा? इंपॉर्टेंस के अंदर हमने देखा कि स्ट्रैटेजी हमको हेल्प करेगा टू बी अ प्रोएक्टिव इंस्टेड ऑफ, क्या बोलो, रिएक्टिव. उसके बाद इट हेल्प्स अस टू अचीव द कोर कॉम्पिटेंसी एंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. इट हेल्प्स अस टू डिफाइन द गोल्स एंड मिशंस. फिर उसके बाद हम उसके बेनिफिट्स को डिस्कस कर रहे थे. तो पहले तीन बेनिफिट तो सेम है. उसके बाद जो नेक्स्ट बेनिफिट आएगा वो क्या है? फोर्थ वाला, दैट इज हेल्प्स द, ये तो हो गया फोर्थ वन. इट गिव्स यू द फ्रेमवर्क फॉर दी ऑल मेजर डिसीजंस. कौन कौन से डिसीजन होते हैं? सच एज व्हाट, दी बिजनेस कौन सा होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, मार्केटिंग कैसे करना है, प्रोडक्शन फैसिलिटी की प्रोडक्शन कैसे करना है, एटसेट्रा. उसके बाद इट विल सीक you to get the future opportunities, यानी कि it will act like a pathfinder for seeking the business opportunities. उसके बाद it serves as a corporate defense mechanism for the mistake and pitfalls. It will help to have a longevity and the core competition competitive advantage तो ऑलरेडी हो चुका है. तो इंपॉर्टेंस के अंदर 3 पॉइंट है, बेनिफिट्स के एडिशनल 4 पॉइंट्स, तो कुल मिला के बेनिफिट्स 7 हो जाते हैं. तो सवाल अगर बना कि डिफाइन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, तो डेफिनेशन लिखना है. इंपॉर्टेंस पूछा तो ये 3 इंपॉर्टेंस लिख के आ जाओ. बेनिफिट्स पूछा तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन लिखो और उसके बाद ये 7 आपके बेनिफिट्स उसके सामने चिपकाने हैं. यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई गेस नहीं होना चाहिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट टू डिस्कस इज द लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. देखो, ये डिसएडवांटेजेस नहीं है. ओके, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के कोई डिसएडवांटेज नहीं हो सकते. जैसे हमने ऑडिट के भी लिमिटेशंस देखे थे. ऑडिट का कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बस उसके लिमिटेशंस हो सकते हैं. वो किया जा सकता है, उससे बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स मिलेंगे, बट उसके कुछ लिमिटेशंस है, उसको करने में कुछ दिक्कतें आ सकती है. इसका मतलब वो डिसएडवांटेज नहीं है. सो व्हाट एवर नाउ वी आर गोइंग टू लर्न आर नॉट द डिसएडवांटेजेस बट आर द लिमिटेशंस. नाउ यूजुअली 2-3 लिमिटेशन तो वैसे ही याद हो सकते हैं. पहला, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन क्या है? इट विल हेल्प अस टू डेवलप द विजन, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग, इफ रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शंस. इजंट इट? तो यू टेल मी, ये सब ओवरनाइट हो जाएगा या फिर विजन बनाने के लिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने के लिए थोड़ा समय जाएगा? जी हाँ. चलो ठीक है, वो भी मैंने कर लिया. अब स्ट्रैटेजी बनाना है तो उसमें भी समय जाएगा. चलो ठीक है, स्ट्रैटेजी बना भी ली, अब उसको इंप्लीमेंट भी तो करना है. अब एक दिन का इंप्लीमेंटेशन से मुझको समझ में आता है कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो मैंने किया है, स्ट्रैटेजी जो बनाई है, वो सही है या गलत है. आई हैव टू अप्लाई इट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. फिर उसके बाद समझेगा उसके रिजल्ट्स क्या है. रिजल्ट से मुझको समझेगा इसी के साथ कंटिन्यू करना है या उसके अंदर चेंजेस करना है, करेक्टिव एक्शंस लेना है. तो इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके, ये दुकान में जाकर के टॉफी खरीदने जितना आसान नहीं है. आपको इसको समय देना पड़ेगा. हमको स्ट्रैटेजी बनानी होगी, उसको इंप्लीमेंट करना होगा. अब इसमें क्या प्रॉब्लम है? एग्जिस्टिंग आपका एक काम चल रहा है,
एग्जिस्टिंग आपका एक काम चल रहा है, आपने नया स्ट्रैटेजी बनाया टू डू द सेम टास्क, तो कहीं ना कहीं आपके रेगुलर ऑपरेशंस में ये कहीं ना कहीं थोड़े हर्डल्स पैदा करेगा, बिकॉज लोगों को एग्जिस्टिंग तरीके से प्रोसेस से काम करने की लत लग चुकी है, मतलब दे आर हैबिचुअल टू एक्ट एज पर ओल्ड एनवायरमेंट. नाउ दे आर सपोज टू फॉलो न्यू ऑपरेशन स्टाइल, न्यू स्ट्रैटेजी. जैसे पहले हम लोग ऑफलाइन लेक्चर लेते थे, यहाँ पे बोर्ड हुआ करता था, हमारे पास में एक वो ब्लू कलर का पेन मार्कर हुआ करता था, हम आकर के यहाँ पे पढ़ाते थे, निकल जाते थे. यहाँ पे आओ, ये सब सेटअप करो, फिर लिंक सेंड करो, फिर चेक करो वॉइस बराबर है कि नहीं, बार बार उनको पूछो, बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी जाएगा, फिर वापस मामा को बुलाओ, भी बीच में ट्विन ट्विन बजेगा, फिर बुलाओ. समझे नहीं समझे? फिर ये खराब हो गया तो चेंज भी करना पड़ेगा, तो शाम को वो बंदा आएगा, मेरे को यहाँ पे रुकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई ठीक से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा, तो पैसा भी कमाना पड़ेगा. ऊपर से आप कहते हो बहुत पैसा कमाते, ऐसा नहीं है भाई, बहुत कम पैसा आता है, तो ये सारा खर्चा पानी करना पड़ेगा. नॉर्मली अच्छा था ना, बोर्ड है, एक मार्कर है, आएंगे सिखाएंगे निकल जाएंगे, बात खत्म. समझे कि नहीं समझे? अब सुबह फाउंडेशन का क्लास शुरू हुआ, आज का पहला दिन है, तो वो गडिंग लेज में जो सेंटर है उसको फोन किया 8:30 बजे, 8:30 बजे, मैं पे 8:15 बजे आया, 8:30 बजे मैंने उसको फोन किया, 8:45 को लेक्चर चालू होएगा, बी एट दैट पॉइंट. तो बोल रहे सर मेरे को पहुंचने में और 15-20 मिनट लगेंगे. तो 8:45 का लेक्चर जो शुरू करना है मेरे को 9 बजे शुरू करना पड़ा. रोज मैं आऊंगा, यहाँ से लिंक भेजूंगा, फिर वहां पे टेस्ट करेगा, मैं उसको पूछूंगा भाई स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बता. ये ऑलरेडी 4-5 बार टेस्ट हुआ है, लेकिन आज मौका आया है, दस्तूर है, तो आज भी अलग से टेस्ट करना पड़ेगा. नहीं तो वहां पे जो बच्चे बैठे हैं उनको कोई दिखेगा नहीं, मतलब ही नहीं लेक्चर का लेने का. तो यहां से मैं सॉफ्टवेयर ऑन करूंगा, फिर वो वहां पे लिंक जाएगा, वो क्लिक करेगा, फिर देखेगा 10 सेकंड का लैग है, इधर मैं जो कहूंगा 10 सेकंड के बाद उसको सुनाई देगा, उधर उसको दिखाई देगा, तो आई हैव टू वेट फॉर 10 सेकेंड्स. तो उसके अंदर 5-10 मिनट चले गए. समझे कि नहीं समझे? तो नाउ दीज आर द न्यू स्ट्रैटेजी आई मेड ना, एक ऑनलाइन सेंटर होगा फॉर द एक्सपेंशन. पहले मेरा ठीक था, सब कुछ नॉर्मल लेवल से चल रहा था, बट माई डेली ऑपरेशंस गॉट डिस्टर्ब्ड समहाउ. बट हाँ, इट इज गोइंग टू गिव मी बेनिफिट, सो आई हैव टू एडजस्ट इट. बट फिर भी थोड़ा बहुत तो अफेक्ट हो रहा है ना बच्चों. तो यहां पे मैंने क्या बोला कि नया स्ट्रैटेजी बना करके उसको कम्युनिकेट करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में डेली ऑपरेशंस कहीं ना कहीं इंपेड मतलब बाधाएं आ सकती है. मेरा काम आज 15 मिनट डिले चालू हुआ, कई बार वो निगेटिव इंपैक्ट भी कर सकता है रूटीन बिजनेस पे. जैसे मान लो ये बच्चे, मान लो गडिंग लेज का ऑनलाइन सेंटर का इंटरनेट कनेक्टिविटी चला गया, वो मेरे को फोन करेगा, मामा को फोन करेगा, मैम को फोन करेगा, वो आके इधर बीच में आके बोलेंगे सर वो थोड़ा बंद हो गया. तो मैं यहाँ पे फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, ओके, मैं फाउंडेशन के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ये ऐसा ऐसा पढ़ा रहा हूँ मैं बच्चों को, ठीक है ना, आपको भी पढ़ाया है मैंने, तो ये पढ़ा रहा हूँ मैं, तो बाद में मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, मामा अरे सर तुम्हारा ही हो चुका है. तो देन आई हैव टू टेक 1-2 मिनट पॉज, कि उसको बताना होगा कि बोलो, उसको कनेक्शन आएगा तो रिज्यूम हो जाएगा. तो आप बोले ना इतना अच्छा चल रहा था, ये बीच में आ गया, तो कहीं ना कहीं निगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है आपके मन में. बोले कि अरे यार सर पढ़ा रहे थे, हम भी लिंक में थे, बड़ी बाधाएं आ गई, तो कहीं ना कहीं निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है. जैसे हमारे बहुत सारे होटल के क्लाइंट हैं, तो वो पहले अपना ठीक से काम कर रहे थे, कस्टमर आ रहे थे, बैठ करके खाना खा के जाएंगे, ऑर्डर आएगा, खाना बनाएंगे जाएंगे, फिर वो जोमेटो में लिंक हो गए, अभी ऑनलाइन ऑर्डर आएगा. तो जोमेटो का कैसा होता है, एक बार ऑर्डर यहाँ पे आके गिर गया तो यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग इट, और तुमने उसको टाइम पे नहीं दिया तो तुम्हारे ऊपर पेनल्टी है. तो अभी जो कस्टमर्स यहाँ पे आके बैठे हैं उनको मेरे को होल्ड करके लेना पड़ेगा, और पहले जोमेटो का ऑर्डर, बिकॉज टाइम पे नहीं है, कस्टमर बूम मारेगा, टाइम डिले हो गया तो जोमेटो वाला फिर पेनल्टी लगाएगा. जितना मैं कमाता हूं वो सब मैंने पेनल्टी में दे दिया जोमेटो को. ऊपर से अगर मान लो मैं आज छुट्टी पे हूं, तो आई हैव टू पुट इट हियर ऑन द ऐप दैट टुडे क्लोज्ड. अदरवाइज मैं ओपन दिखूंगा आज, उसको क्या पता है कि मैं ओपन ही कि क्लोज है. तो कोई बंदा अगर मान लो मेरे होटल पे ऑर्डर डाल दिया और वो जोमेटो वाला आ गया, उसने देखा क्लोज है, तो हेवी पेनल्टी है.
तो हमारे क्लाइंट को 2-3 बार ऐसा हुआ, वो किसी काम के चक्कर में शटडाउन करके चला गया पूरा दुकान, बट ही फॉरगॉट टू प्लेस ऑन द ऐप दैट टुडे इज क्लोज्ड, तो ही हैज टू पे द पेनल्टी एंड नो डिबेट हियर, यू हैव टू पे द पेनल्टी। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर जो बैठे वो बॉम्ब मारना शुरू किए, कभी कभी बोले यार हमारे यहाँ से आए हुए हैं, जोमेटो वाला आके ऑर्डर लेके जाता है, कई बार 2-3 बार कस्टमर उठ के भी चले गए। तो नया जो स्ट्रैटेजी उसने बनाया कि ऑनलाइन एग्जिस्टेंस लेके आते हैं, उससे एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, डिसएडवांटेज नहीं है, बस ये प्रॉब्लम आ सकता है, यू टू ओवरकम दैट। बात समझे क्या? पहला डिसएडवांटेज समझे, क्या डिसएडवांटेज है कि इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, उसको प्रिपेयर करना, लोगों को कम्युनिकेट करना कि भैया ऐसे नहीं वैसे करो, ये करो, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। लोगों को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, लोगों को नए सिचुएशंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उनका सोच पुराने तरीके से चल रहा है, मैं नए तरीके से उनको काम करने के लिए बोल रहा हूं, तो मानेंगे नहीं, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग मानेंगे नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है। इससे क्या हो सकता है? डेली ऑपरेशन में इंपेडमेंट, इंपेडमेंट का मतलब क्या होता है? ओके, बाधाएं आ सकती है, साथ में मेरे एग्जिस्टिंग रूटीन जो चल रहा है उसमें निगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। तो एग्जाम में अगर आया लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप लिखेंगे इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्रिपेयरिंग द स्ट्रेटेजी, कम्युनिकेटिंग द स्ट्रेटेजी में impede the daily operations and may negatively impact the routine business या routine operations। लिख पाओगे? इतना सिंपल। अब ये टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या ये कॉस्टली भी हो सकता है? क्यों कॉस्टली रे? इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना है ना, तो आई हैव टू हायर द एक्सपर्ट्स। अरे हाँ के ना? और दीज एक्सपर्ट्स आर यूजुअली अ कॉस्टली रिसोर्सेस। एमबीए वगैरह जो लोग होते हैं, जो बिजनेस मार्केटिंग वगैरह में एक्सपर्ट होते हैं, तो मैं उनकी सलाहबाजी लूंगा, मैं खुद से नहीं करूंगा। आई हैव टू हायर द पीपल। ओके, आपके ओसी में एडम स्मिथ वगैरह नाम के कुछ लोग हुआ करते थे। आपको क्या लगता है ऐसे एरा गैरा नत्तू गैरा बंदा है? वो रहता किधर? यूएस में है, समझो। उस यूएस में जो बंदा बैठा है उसने एक थ्योरी उधर लिखा, वो थ्योरी आपके बुक में है पढ़ने के लिए, तो वो बंदा दिमागदार है, उसकी सोच दुनिया भर के लोग फॉलो करते हैं, मतलब वो बड़ा इंटेलिजेंट पर्सन है इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। हाँ कि ना? ऐसे किसी का भी थ्योरी आपके बुक में डालते नहीं। अरे उस दिमाग लगा कॉपी भी, अरे नकल में भी अकल होनी चाहिए ना भाई। बन मैनेजमेंट पे कितने हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने कुछ लिखा होगा, उसमें से एडम स्मिथ का थ्योरी पिक करके तुम्हारे बुक में डाल दिया, तो एडम स्मिथ इज अ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट गुरु ना, इज एक्सपर्ट। अच्छा, मैं उसको बुलाऊंगा इधर तो फोकट में आएगा क्या? करोड़ों रुपए लेगा वो मैं यहाँ पे आने के लिए। और बिना स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट के स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दे आर द पीपल, दे हैव गिवन देयर होल लाइफ फॉर द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एग्जिस्टिंग बहुत सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उनके पास है, बहुत सारे लोगों को कंसल्टेशन उन्होंने दिया हुआ है, उनकी सोच, उनका एक्सपीरियंस, उनका ज्ञान सब उनके पास है, वो आपको बताएंगे भाई ऐसा नहीं कि वैसा करो। तो फिर उनके लिए वो पैसा डिमांड करेंगे, तो करोड़ों रुपए का फीस मेरे को इनकर करना पड़ता है टू कॉल दीज एक्सपर्ट्स। दीज आर रियली वेरी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेस है। हाँ, मुकेश भाई के लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, अरे वो सेकंड में 23,000 कमाता है, उसके लिए एडम स्मिथ बुलाना बड़ी बात नहीं है। अरे शादी में कितने लोगों को बुलाए? रेहाना को बुलाया ना। अच्छा, रेहाना पता ना तुमको कौन है? इधर बगल की गली में रहती वो। रेहाना कौन है? बुलाया ना उसको। मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को गाना गाने के लिए बुलाया उसने। अरे सलमान खान को बैकग्राउंड में नाचने के लिए पैसा दिया उसने, बताओ। जो सलमान खान सीना तान के सबको ऐसे सबके ऊपर रौब झाड़ता है, उसको बोला तू एक काम कर, तू ऐसे मेरे बेटे के पीछे नाचेगा, बैकग्राउंड में नाचेगा। तो मुकेश भाई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो रेहाना को बुलाएगा। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ उसको बोला कितना 10-20 करोड़ दे उसको बुला। प्रॉब्लम किसको है? समझे नहीं समझे? मेरे लिए प्रॉब्लम है, बिकॉज मेरे पास रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है। मतलब मेरे जैसे लोग जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉब्लम है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो उनके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करना बोले रैंडम है, खुद कर लेगा। तो हो सकता है कि उनके लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट उतना फ्रूटफुल ना हो जितना जो लोग पैसा इन्वेस्ट करके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करवाते हैं। प्रॉब्लम क्या है? पैसे से पैसा खींचा जाता है, लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पैसा नहीं है। नहीं, ये नॉर्मल है, अमीर लोग अमीर होते जाते हैं, हाँ, प्रोवाइडेड वो काम कर रहे हैं।
तो अमीर लोग है, काम कुछ नहीं करेंगे, सब बेच के खाएंगे तो गरीबी होएगा। पैसा है, पैसों का सही इस्तेमाल करेगा, पैसों को सही जगह भी इन्वेस्ट करेगा, बिजनेस करेगा, ऐसे ऐसे लोगों को बुला करके और ज्ञान लेगा, तो पैसे से पैसा खींचा जाएगा। पैसा फेंको तमाशा देखो, ऐसा चीज है इधर मार्केट में। तो पैसा है तो पैसा ही पैसों को खींचेगा, तो इसके लिए पहले पैसा कमाना पड़ता है। वी शुड हैव विटामिन एम विथ अस, फिर उसके बाद अपने ऑर्गन के सारे विटामिन बराबर काम करेंगे। अरे हाँ के ना, अदरवाइज तुम ग्रो नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अर्न मनी। यूजुअली मिडिल क्लास फैमिली के लोगों में क्या होता है, एक उनकी जो क्या बोलते हो, क्या बोलते हो उसको, एक सॉरी नहीं एक पीढ़ी उनकी, एक जनरेशन, एक पीढ़ी जो होती है ना उनकी, एक पीढ़ी उनकी पैसे कमाने में निकल जाती है। ओके, मेजॉरिटी लोग उस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं। एक पीढ़ी पैसे कमाने में निकल जाती है, दूसरी पीढ़ी थोड़ा सा लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकती है, आगे आने वाली पीढ़ी। तो समझ लो कि हम उस पीढ़ी से बिलोंग करते हैं जो पैसे कमा के रखेंगे, खुद ज्यादा एंजॉय नहीं करेंगे, और आगे वाली जनरेशन जो है वो उस पैसों का एंजॉयमेंट करेगी। तो समझ लो अपनी लाइफ पहले से झंड है। प्रोवाइडेड किसी के मम्मी पापा का पैसा है ऑलरेडी, तो दैट इज विद कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली के अंदर यही होता है कि एक पीढ़ी उसी में निकल जाती है, तो वो अगर दूसरी पीढ़ी अगर उस पैसों का सही इस्तेमाल करे तो वो लग्जरी लाइफ एंजॉय कर सकता है। क्योंकि आप मैक्सिमम मान लो फॉर एग्जांपल मिडिल क्लास होंडा सिटी तक जा सकते हैं, फोक्सवैगन तक जा सकता है, मर्सिडीज नहीं ले सकता, बीएमडब्ल्यू नहीं ले सकता, वो तुम्हारी अगली वाली पीढ़ी लेगी। समझे कि नहीं समझे? तो वो पॉइंट है, ये पैसों से पैसा बनता है अगर सही इस्तेमाल किया तो यही बात है। कॉस्टली है, एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता है, और लिमिटेड रिसोर्सेज से जो लोग हैं उनको ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ज्यादा परवड़ता नहीं है। दो लिमिटेशंस, पहला और दूसरा। कम ऑन, दोनों पॉइंट क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट। अरे यार हर रोज किसी का फोन बजता है रे। मैं ना फोन को आपके जब्त कर लूंगा, अगर इसके बाद कोई फोन बजा तो उसको OLX पे भेज दूंगा, उन पैसों को मेरे पार्टी फंड में ऐड करूंगा, एट द एंड ऑफ द बैच उन पैसों से हम पार्टी करेंगे। चलेगा? चलेगा? तो मेरे आने से पहले मोबाइल फोन चेक करके रखो, इसके बाद अगर बजा तो मोबाइल डायरेक्टली कॉन्फिस्केट किया जाएगा, बाद में मेरे पास आने का नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका लॉक निकाल के देने का चैटिंग मैं करेगा शाम को। समझे? तो उसका कॉन्सिक्वेंस जो होएगा अलग, वो अलग बात है, फिर वो अलग नुकसान है तुम्हारा। फोन तो चला गया, लॉक निकाल के देने का। अदरवाइज तुम वैसा दो, लॉक निकालने का टेक्निक मेरे को पता है, ठीक है? शाम को मैसेज आएगा किसी का, रिप्लाई मैं करेगा। समझे क्या? तो ना कल से आते समय मोबाइल फोन को चेक, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मोबाइल फोन कॉन्फिस्केट कर लूंगा मैं। अच्छा सुनो, थर्ड लिमिटेशन, एनवायरमेंट इज रियली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। अभी कब से यही पढ़ रहे हैं, डे वन से यही पढ़ रहे हैं। एक्सटर्नल एनवायरमेंट इज, पहले क्या देखा था हमने, डायनामिक एंड हॉस्टाइल, उसी को अलग वे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बिजनेस इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट में जब काम करेंगे इधर उधर, तो वो बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर है, बड़ा टर्बुलेंट। टर्बुलेंट का मतलब क्या है? चेंजिंग होते रहता है। कॉम्प्लेक्स मतलब कि स्ट्रक्चर ही कॉम्प्लेक्स है। साला मेरे को एम्प्लॉय नहीं मिलते काम के लिए, एम्प्लॉय मिलते हैं तो ज्यादा कॉम्पिटेंट नहीं होते हैं, ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। मार्केटिंग करने जाता हूं, यहाँ पे कस्टमर फिक्स नहीं है, हमेशा बदलते रहते कस्टमर्स, हमेशा टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलते रहता है। कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा आते हैं मेरे बिजनेस के अंदर, मेरे इंडस्ट्री के अंदर। तो बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का बिजनेस है, एनवायरमेंट है जहां पे मैं ऑपरेट करता हूं, और बड़ा टर्बुलेंट है। इन द सेंस व्हाट? इन द सेंस फॉर एग्जांपल, two-wheeler electric vehicles brand counted on a strategic benefits they would have because of huge push from the government for electric mobile. However, customers getting reluctant to purchase EV due to the safety concerns amid the frequent incidents of battery catching so fire. Government EV को support कर रहा है,
लेकिन अभी बैटरी इधर उधर देखो, भी गर्मी आ रही ना, तो यू कैन गेट द ऑल न्यूज फ्रॉम दी सोशल मीडिया एंड द न्यूज़पेपर ऑल्सो कि ऑटोमेटिक गाड़ी खड़ी है तो उसको आग लग गया। तो अभी वो टेक्नोलॉजी उतना ज्यादा कॉन्क्रीट नहीं हुआ है, ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग करूंगा लेकिन बैटरी तो किसी और से लूंगा ना। अब बैटरी जलेगा तो मैं क्या कर सकता हूं उसमें? तो उस वजह से मेरा ईवी का बिजनेस, भले गवर्नमेंट मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहा है, लेकिन बैटरी का क्वालिटी इतना कॉन्क्रीट नहीं है, उतना ज्यादा कंपैटिबल नहीं है, उसकी वजह से मेरी ईवी ज्यादा बिक नहीं रही है, लोग परचेस नहीं कर रहे। सो दीज आर द सिनेरियोज वेर इन आई हैव टू ऑपरेट। मैंने इतना सारा पैसा लगा करके ईवी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया, कोई खरीदी नहीं करेगा तो मैं तो लुट गया, गोटिया तो लुट गया। अरे हाँ कि ना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज हो गए, कस्टमर के टेस्ट प्रेफरेंसेस हो गए, मार्केट में मेरे को लोन नहीं मिल रहा है, जिस बिजनेस में हूं वो बिजनेस ही आज आउटडेट हो चुका है। तो इतने सारे कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट एनवायरनमेंट में मैं काम करता हूं। ये तीसरा डिसएडवांटेज, लिमिटेशन। पहला टाइम कंज्यूमिंग है, दूसरा कॉस्टली है, तीसरा हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्म। इसीलिए इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस एनवायरमेंट एंड एग्जैक्टली पिन पॉइंट हाउ आई विल शेप अप इन द फ्यूचर। फ्यूचर में मेरा बिजनेस कहां रहेगा, किस प्रकार से ग्रो करेगा, मेरा पोजीशन क्या होगा फ्यूचर में, थोड़ा मुश्किल है इसको समझना। नेक्स्ट वन, in this competitive scenario it is difficult to clearly estimate the competitive responses of the firm's strategies. It is quite difficult to gauge the strategic planning of the competitors. आज मैं कुछ काम करूंगा, मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा वो मेरे को नहीं पता। जैसे मारुति सुजुकी 41% 42% का शेयर है, बट अब तक उन्होंने अपना ईवी लॉन्च ही नहीं किया। ये सोच करके टाटा डर रहे हैं, महिंद्रा डर रहा है। क्यों? बिकॉज साला इतना साल हो गया हम ईवी बेच रहे हैं, मारुति अब तक ईवी लेके नहीं आया है, लगता है दया कुछ तो गड़बड़ है, ये कुछ नया सोच रहे, ये कुछ नया प्लान कर रहे हैं। मैंने डीजल और पेट्रोल गाड़ी बेचने के साथ साथ ईवी बेचने का स्ट्रेटेजी तो बना दिया, बट मारुति क्या करेगा, अब तक कुछ न्यूज भी नहीं है मार्केट में, तो लगता है कुछ नया करने की सोच रखते हैं। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि आज मैं ये स्ट्रैटेजी बनाऊंगा तो उस पे मेरा कॉम्पिटिटर क्या रिएक्ट करेगा, आई डोंट अंडरस्टैंड। हाँ कि ना। एक बहुत ही फनी स्टोरी, लास्ट सैटरडे को हम लोग एक मीटिंग के लिए गए हुए थे, सांगली में मीटिंग के लिए गए हुए थे, क्लासेस की मीटिंग थी। तो वहाँ पे हमको पता चला वहाँ पे एक पर्सन है लुकिंग आफ्टर ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, तो मीटिंग के लिए गए हुए थे हम लोग, उसने बुलाया था तो हम गए थे। तो उसने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि कुछ महीने पहले सांगली में ऐसा बोर्ड लगा है, फ्लेक्स बोर्ड लगा है, पूरा डिजिटल बोर्ड लगा है, उसमें लिखा हुआ है कि आता कोल्हापुरातील एलिट प्रोफेशनल अकॅडमी सांगलीमध्ये, और नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिया है। हमको तो पता ही नहीं कि ऐसा हो चुका है, मतलब हमारा आमची शाखा कुठेही नहीं बट फिर भी पर्सन ने सांगली में बोर्ड लगाया कि कोल्हापुर का एलिट प्रोफेशनल अकेडमी अब सांगली में, ऐसा लिखा है उसने। मैंने बोला नलायक, फिर नलायक नहीं बोला सर बोला, मैंने बोला फिर सर फोटो खींच के भेजना था ना, बोले नहीं हमको लगा आपने क्लास शुरू किया इधर। मैंने बोला उधर झेप नहीं रहा, इधर क्या घंटा झेपेगा आने के तो नाउ इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ना कि मेरा कंप्यूटर क्या करेगा। अभी नलायक को खुद का नाम करने को टाइम नहीं है, उसका उतना लेवल नहीं है, तो हमारा नाम यूज कर रहा है। एक दूसरा सिटी है, अब नाम नहीं लूटा डायरेक्टली, उधर एक क्लास ऑपरेट करता है, उसने अपने नाम से जैसा ही नाम रखा उधर, और बोलता है कि हमारा ब्रांच कोल्हापुर में, मतलब उसका हेड ऑफिस है और कोल्हापुर में उसका ब्रांच है, और यहां से एडमिशन खा रहा उधर। मैंने बोला तुम करो, कोई चिंता नहीं, तुमको करना है बिजनेस करना है तो कोई रोक नहीं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको अधिकार दिया कि यू हैव अ राइट टू डू बिजनेस, लीगल बिजनेस तुम कुछ भी कर सकते हो, तो अपने नाम पे करना होगा ना भाई, तुम हमारा नाम यूज करके कैसे कर सकते हो। तो सो फार 2 सिटीज के अंदर हमारा ना अपना नाम यूज करके वो लोग बिजनेस कर रहे। बताओ, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या करेगा, मैं नया स्ट्रेटेजी बनाऊंगा वो कुछ और करेगा। जैसे टाटा और मारुति का, टाटा को पता ही नहीं कि मारुति करने क्या वाला है, महिंद्रा अभी भी डर रहा है कि मैं अभी क्या करूं, नया बिजनेस इन्वेस्ट करूं नहीं करूं, ईवी के लिए और नया कॉस्ट लगाऊं नहीं लगाऊं। मारुति कुछ और लेके आया, दो साला मैं बेचता हूं ईवी 20 लाख में, मारुति वाला आएगा 5 लाख में बेचेगा, तो मेरे तो लग गई। अरे हाँ कि ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू
गेज, गेज मतलब कि एनालाइज, सोचना कि मेरे कॉम्पिटिटर्स का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होएगा। बस 4 ही लिमिटेशंस याद हो सकता है। नंबर 1 क्या याद करेंगे, कम ऑन। टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? स्ट्रैटेजी बनाना, उसको कम्युनिकेट करना, इसमें क्या हो सकता है, डेली ऑपरेशंस इंपेयर्ड हो सकते हैं, रूटीन बिजनेस निगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। इतने सारे पैराग्राफ में से मैंने 2 लाइनें आपके सामने रखी है। एज आई ऑलवेज से कि आपको इतना याद करना होगा, बाकी मैं आपको याद करने के लिए नहीं बोलूंगा। दूसरा, इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस। वाई? बिकॉज मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, जो कॉस्टली रिसोर्सेस है, और लिमिटेड रिसोर्सेस से जो एंटिटी स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन है, इट कैन बी रियली वेरी कॉस्टली फॉर देम। ये याद हो सकता है। तीसरा, कि एनवायरमेंट बड़ा कॉम्प्लेक्स है और टर्बुलेंट है, तो आई कैन नॉट डिसाइड कि मेरा फ्यूचर में हाउ आई विल शेप माय ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट वन आएगा कि इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट टू गेज द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ माय कॉम्पिटिटर्स बिकॉज दिस डिसीजंस आर टेकन इन द क्लोज डोर बाय द मैनेजमेंट अपना अपना क्लोज डोर में डिसीजन लेता है। मेरे को नहीं पता कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या डिसाइड करेगा। एग्जांपल मैंने दिया किसका, मारुति सुजुकी एंड टाटा मोटर्स विथ रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक व्हीकल। एनी डाउट? याद हो जाएगा। लिमिटेशंस बड़े इंपॉर्टेंट है, एक बार आपको इंपॉर्टेंस नहीं पूछेंगे, बेनिफिट्स नहीं पूछेंगे, लिमिटेशंस बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है, तो लिमिटेशन को आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। 4 लिमिटेशन याद हो जाएंगे पक्का। चलिए लिखिएगा। अभी कितने नंबर का आएगा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में? नहीं, 4C हो गया, 4D आएगा। अभी रेड कलर से देना हेडिंग इसको, लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। limitations of strategic management। लिमिटेशंस, अभी कॉलेज के कुछ एग्जाम वगैरह चल रहे हैं क्या? सबमिशंस बीकॉम का? हाँ जी, लिखिए लिमिटेशंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। लिखा। नंबर 1 क्या लिखोगे? इट्स वेरी टाइम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ओके, फुल स्टॉप। आगे लिखना उसके, organization spends a lot of time in preparing communicating the strategies, in preparing and communicating the strategies, preparing and communicating the strategies. Because of this, it may impede का स्पेलिंग IMPED, impede मतलब बाधाएं। it may impede daily operations, and negatively impact the routine business, and negatively impact routine business, and negatively impact the routine business। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली प्रोसेस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज कॉस्टली प्रोसेस। Strategic management is a costly process।
as it requires experts from management field, as it requires experts from management field, experts from management field, and these experts are costly resources, and these experts are costly resources. These experts are costly resources. Full stop. आगे लिखो. These can be really costly. These can be really costly. These can be really costly. Really costly for organizations, for small and medium organization. लिखो. For small and medium organizations. For small and medium organizations with the limited resources. With the limited resources. With the limited resources. With the limited resources. Okay, next third one लिखो. Environment is highly complex and turbulent. Environment is highly complex and turbulent. Environment is highly complex and क्या बोलो? Turbulent. It is really difficult. It is really difficult it is really difficult to shape up the organization, to shape up the organization in future. In future. And last one लिखो. It is quite difficult to gauge the strategic planning. It is quite difficult to get quite difficult to get to gauge the strategic planning of. It is quite difficult to gauge gauge का मतलब क्या है कि गैस करना या एनालाइज करना. द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ कॉम्पिटिटर्स. स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर्स. इज इट ओवर? चलिए अभी काम करेंगे. जितना अभी आपने लिखा है लिमिटेशंस के अंदर उसको एक बार पढ़ेंगे. शांति से पढ़ लो. प्लीज रीड.
पढ़ लिया बच्चों? अरे पढ़ लिया क्या? चलिए, तो अब तक हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या देखा? कम ऑन। ओके, सो फर्स्ट वी हैव सीन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मीनिंग। उसके बाद हमने देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद देखा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, फिर उसके बेनिफिट्स एंड देन उसके लिमिटेशंस। ओके, उसके अंदर अगर कुछ इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो वो है उसका मीनिंग, वो है उसके लिमिटेशंस, ओके, और कुछ हद तक उसके बेनिफिट्स। तो इन तीन चीजों पे आपका ध्यान रिवीजन पे होना चाहिए, ठीक है? ओके, इफ यू वांट आप इसको कॉपी कर सकते हैं आपके नोटबुक में, जहां पे अभी अपने लिखना खत्म किया है उसके आगे, कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में अब तक इतनी बातें थी, इतनी बातें इंपॉर्टेंट है। जब आपको बुक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक, तो चिट्ठी पे हम ये सारी बातें लिखेंगे। इंपॉर्टेंट जो है उसको भी हाईलाइट करिएगा। कर लिया? ये सारी बातें मैं क्यों लिख के दे रहा हूं एडिशनली? बिकॉज जब रिवीजन करेंगे तो आपका ज्यादा समय इस पे जाना चाहिए। बिकॉज थियोरेटिकल पेपर्स में क्या होता है कि आप सब कुछ पढ़ना शुरू कर लेते हो, लेकिन आफ्टर रीडिंग वन टॉपिक और 2-3 पेजेस यू विल नॉट गेस कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या था। एवरीथिंग वॉज सीमिंग लाइक एन इंपॉर्टेंट थिंग और एवरी वन वॉज सीमिंग लाइक नॉट इंपॉर्टेंट। ये मैंने कर लिया है, ये मुझको आता है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ये बहुत बारी आ चुका है, ये तो कभी आया ही नहीं है। सो दिस इज हाउ यू विल एनालाइज दिस एंड यू विल स्टडी दिस थियोरेटिकल सब्जेक्ट, बट यू शुड नॉट बी लाइक दैट कि अपना फोकस पॉइंट किस पे होना चाहिए, उसके बेस पे हम अपना पढ़ाई करेंगे, तो किसी उस पढ़ाई के अंदर एक लिंक और एक स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ सकते हैं। Now the next thing that we are going to study in this is not the point that this vision, mission, goals and objectives. इसको थोड़ा सा हम बाद में समझेंगे, बिकॉज अभी इसको समझाऊंगा तो बच्चे सो जाएंगे। डायरेक्टली हम लोग आते हैं पेज नंबर 20 पे, जो बात कर रहा है स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके पहले काम करते हैं, क्वेश्चन बैंक में आते हैं और एक बार देख लेते हैं कि बेनिफिट्स पे, इंपॉर्टेंस पे कुछ सवाल है या नहीं है। विजन इधर गया, 7th ना? हाँ तो आने दो ना नालायक को, पढ़ तो सही मैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा है। द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कैन नॉट काउंटर ऑल हिंड्रेंसेस एंड ऑलवेज अचीव अ सक्सेस फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाट आर द लिमिटेशंस अटैच्ड टू द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट? मतलब सारे हिंड्रेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट हमेशा आपको सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके नहीं देगा, ना कि हमेशा वो आपको सक्सेस देगा। कभी कभार उसके लिमिटेशंस की वजह से ये अचीव करने में आपको बाधाएं आ सकती है। तो व्हाट आर दोज लिमिटेशंस? तो लिमिटेशंस आपको लिखना है। तो क्या क्या लिमिटेशन लिखेंगे? पहला लिखेंगे इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज वेरी कॉस्टली प्रोसेस, एनवायरमेंट इज वेरी हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्म, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेज द कॉम्पिटिटिव रिस्पॉन्स ऑफ दी कॉम्पिटिटर्स, यानी कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ दी कॉम्पिटिटर्स। 4 बातें लिखनी है, 4 नंबर मिलेंगे। देखो कितनी बार आया, मार्च 22 में, एमटीपी में आया सितंबर में, एमटीपी 1 नवंबर 22 में, मॉडिफाइड क्वेश्चन, मतलब सेम क्वेश्चन है। जैसे मैंने कहा एआई को बोलता है एआई डिफिकल्ट करके देता है,
तो वो मॉडिफाइड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंस को भी आप इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, स्पेसिफिक क्वेश्चन उसके बाजू में लिखेंगे, मतलब दिस कैन बी आस्क्ड एज एन स्पेसिफिक क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसके ऊपर। रमेश शर्मा हैज 15 stores selling consumer durables in the Delhi region. 4 of these stores were open in the last 3 years. He believes in managing strategically and enjoyed significant sales of refrigerators, televisions, washing machines, air conditioners and like till 4 years back. With the shift to purchase to online stores, the sales of his store came down to about 70% in the last 4 years. Analyze the position of Ramesh Sharma in the light of limitations of the strategic मैनेजमेंट। मतलब अभी आपको लिमिटेशन 1 by 1 नहीं लिखने हैं, 4 लिमिटेशन में से कौन से लिमिटेशन से जिसकी वजह से रमेश शर्मा को ये प्रॉब्लम फेस हुआ है वो लिखना है। समझे कि नहीं समझे? क्या लिखा है? रमेश शर्मा के 15 स्टोर थे, कॉन्ग्रेचुलेशंस। 4 स्टोर्स उसने लास्ट 3 ईयर्स में ओपन किया। ही बिलीव दैट स्ट्रेटेजिकली मैनेज करेंगे तो उसको स्ट्रेटेजिक सेल्स एंजॉय करने को मिलेगा in the refrigerator, television, washing machine, air condition and like till 4 years back. With the shift to purchase to online stores, the sales of his store came down to the 70% in the last 4 years. पिछले 4 साल तक सही था, पिछले 4 साल से ऑनलाइन स्टोर्स मतलब ऑनलाइन ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल होने के कारण उसका जो ऑफलाइन सेल है वो 40% 70% तक आ चुका है। तो आपको अभी लिमिटेशंस बताने कौन सा लिमिटेशन जो है वजह से ये प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ रहा है। व्हाट डू यू थिंक? ओके, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, इन लिमिटेशंस को नीचे लिखा हुआ है, लेकिन पहला कौन सा लिखा हुआ है? हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट। मतलब दिस इज हाउ दे हैव रिटन द आंसर। उसके बाद डिफिकल्ट टू शेप अप इन द फ्यूचर बिकॉज वी कैन नॉट गेज द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग ऑफ द कॉम्पिटिटर। अभी ऑनलाइन स्टोर आर द कॉम्पिटिटर ना, तो पहले 2 जो लिखे हुए हैं ना उसकी वजह से ये आंसर आया। उसके बाद उन्होंने नीचे टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली है वगैरह 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 वो लिखा है, और लास्ट में क्या लिखा है? द स्टोर्स ओन बाय रमेश शर्मा आर मच स्मॉलर देन ऑनलाइन स्टोर, इट इज वेरी डिफिकल्ट हिम टू विजुअलाइज हाउ ऑनलाइन स्टोर्स विल बी मूविंग स्ट्रैटेजिक। मतलब ये जो 2 है ये आपका प्लेन आंसर है। अगर आप एग्जामिनेशन में ये 2 लिख करके ये 5वां पॉइंट लिखोगे ना, बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद दिस, तो आपका आंसर वैलिड माना जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग कॉस्टली वो उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट पॉइंट नहीं है। ये 2 पॉइंट और लास्ट का 5th वाला पॉइंट, बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय रमेश। जिप लगा। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट डाउन दी आंसर। नीचे देखो, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, व्हाट बेनिफिट्स अक्रू बाय फॉलोइंग स्ट्रेटेजिक अप्रोच टू द मैनेजमेंट। मतलब को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का मतलब बताना है और उसका बेनिफिट बताना है। व्हाट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? मैनेजरियल प्रोसेस, डेवलपिंग विजन, स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। मतलब उन्होंने अपने हिसाब से डेफिनेशन लिखा है, आप अपना जो डेफिनेशन है उसको लिखेंगे, ठीक है। नीचे फिर उन्होंने क्या बोला? बेनिफिट्स। तो बेनिफिट्स लिखिएगा। क्या यही बेनिफिट्स हमने देखे हुए? क्या ये बेनिफिट्स हमने देखा हुआ है? प्रोएक्टिव बनता है रिएक्टिव से, उसके बाद फ्रेमवर्क फॉर ऑल मेजर डिसीजंस, फिर उसके बाद एक्ट एज द पाथ फाइंडर, डिफेंस मैकेनिज्म। 4 नंबर के लिए पूछा है डेफिनेशन, और उसके बाद ये 4 पॉइंट आप लिखेंगे। सारे के सारे पॉइंट नहीं लिखेंगे, 7 पॉइंट है बेनिफिट्स के, बट 4 नंबर के लिए पूछा है तो 4 बेनिफिट्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन उतना काफी है। जो मैंने पहले लेक्चर पे भी आपसे चर्चा की थी कि अननेसेसरली ज्यादा लिखने में कोई मतलब नहीं है। 4 नंबर का पूछा है, मिनिमम 6 मैक्सिमम 7 मिनट्स आप उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। उतने समय में जितना आप लिख सकते हो उतना लिखिएगा, पॉसिबली इतना ही आप लिख सकते हो 5 या 6 मिनट के अंदर। तो टाइम लगा करके लिखना है। 7 पॉइंट है, इफ यू आर एबल टू राइट डाउन ऑल 7 पॉइंट्स इन 6 or 7 मिनट्स देन राइट ऑल 7 पॉइंट्स। बट 6 मिनट हो चुके हैं और आपने अभी 4 पॉइंट बराबर से लिखे हैं, डेफिनेशन भी लिखा है। अननेसेसरली अपने आप को ड्रैग मत करो। हाँ, आपको अगले कोई क्वेश्चंस नहीं आते तो 7 क्या 10 लिखो,
लेकिन अगर आपको आगे के क्वेश्चंस आते हैं तो अननेसेसरली इसमें स्टक अप होके मत बैठो. दिस आर द टेक्निक्स टू कवर योर पेपर फुल्ली. ठीक है, चलिए आगे बढ़े बच्चों. अरे आगे बढ़े क्या, ये अलबेला वाला हो चुका है अपना ऑलरेडी. हाँ कि ना. विजन मिशन नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स नहीं चाहिए, फंक्शनल मैनेजर नहीं चाहिए. यस, ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन एक है, प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला है, एक बार उसको भी देख लेते हैं. Kamal Sweets Corner, a very popular sweet shop in Ranchi, was facing tough competition from the branded stores of packaged sweets and imported goods. The owners realized that their business reduced by 50% in the last 6 months. And this created a stressful business environment for them. To find a solution, they consulted a business consultant in practice to help them develop a strategy to fight a competition and sustain their century-old family business. The business consultant advised them to innovate a new snack for the public and they market it as a traditional snack of the region. The owner liked the idea and developed the new snacks called Delhi Samosa, which very quickly became popular amongst the public. It helped regain a lot business of Kamal Sweets Corner. One of the very crucial importance of strategic management was used by the business consultant to help the owner Kamal Sweets Corner. Which one it could be? Also, was this strategy reactive or proactive? According to you, which is more beneficial in the general parlance? तो दो क्वेश्चन है इसके अंदर. पहला, वन ऑफ द वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज यूज बाय द कंसल्टेंट. मतलब स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो इंपॉर्टेंस है उनमें से एक इंपॉर्टेंस जो है इस स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसल्टेंट ने यूज किया है व्हाइल कंसल्टिंग द कमल स्वीट्स. फिर सवाल पूछा है कि ये प्रोएक्टिव है या रिएक्टिव है और उनमें से कौन सा बेनिफिशियल है इन जनरल पैरेलंस. तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा. उन्होंने क्या बोला, उस कंसल्टेंट ने क्या बोला कि एक काम करिए, आप solution find किए, sustain very old business. The business consultant advised them to innovate a new snack for the public and the market at it as a traditional snack of the region. फिर उन्होंने दिल्ली समोसा नाम का एक ट्रेडिशनल स्वीट या कोई डिश बनाई जिसकी वजह से उनका बिजनेस और अच्छा चलना शुरू हो गया. तो अभी ये जो बात करी है ना, ये जो कंसल्टेंसी दिया है, ये कौन से इंपॉर्टेंस को लग के है? Okay, core competency, are you sure? It helps to develop what the core competency and competitive advantage. मतलब आप ऐसा काम करिए जो आपका core competency होगा. तो it helps us to achieve what core competency and competitive advantage. अगर ये गेस आपका आ रहा है, that means strategic management के अंदर आप घुस चुके हो. मीन्स प्रैक्टिकली जो पढ़ रहे हैं उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे करना है, बिकॉज नाउअडेज इंस्टीट्यूट इज फोकसिंग मोर ऑन सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो आपका क्वेश्चन पेपर ऐसे वाले क्वेश्चन से भरा होगा, तो आपका एनालिटिकल माइंड डेवलप हो जाना चाहिए. कैसे होगा? बाय रीडिंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस मोर एंड मोर. मैंने तो जितना पॉसिबल है उतना सारा कंपाइल करके आपके सामने रखा हुआ है. आपकी भी जिम्मेदारी है कि जैसे ही बैच खत्म होगा या फिर जैसे आपको टाइम मिलेगा, मोर एंड मोर सच काइंड ऑफ क्वेश्चन शुड बी टेकन, डिग डाउन एंड सॉल्व. बॉयज क्लियर है? तो कोर कॉम्पिटेंसी एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करने का इंपॉर्टेंस उन्होंने फॉलो किया है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल है कि ये प्रोएक्टिव है कि रिएक्टिव है. सो दे आर फॉलोइंग द रिएक्टिव स्ट्रेटेजी. मार्केट में ऐसा हुआ है तो अभी हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं. और लेकिन विच वन इज मोर बेनिफिशियल इन जनरल पैरेलल्स? प्रोएक्टिव इज मोर बेनिफिशियल देन द रिएक्टिव. ये आपका आंसर होगा, खत्म. 4 नंबर का है, 4 नंबर का लिख के आने का. सिंपल है ना? बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? अरे श्योर. चलिए आगे बढ़े. द नेक्स्ट पार्ट जिसके ऊपर हमेशा सवाल आते हैं वो है आपका दिस वन, स्ट्रैटेजिक लेवल्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन. बीच का पार्ट मैंने छोड़ा है विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव, जिस पे भी बहुत सारे सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, उसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे. आज का फोकस अपना इस लेवल्स पे रखते हैं. ठीक है? तो जो स्ट्रैटेजिक लेवल्स है इन द ऑर्गेनाइजेशन विथ रिस्पेक्ट टू द मैनेजमेंट, वो है 3. पहला कॉर्पोरेट लेवल, दूसरा बिजनेस लेवल और तीसरा क्या बोलो, फंक्शनल लेवल. एज आई टोल्ड यू, ये टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट है. ये मैनेजमेंट है, ये बिजनेस की हायरार्की नहीं बोला तुमको कि ऊपर मैनेजर है, बीच में सुपरवाइजर है
और नीचे वर्कर है, नहीं ऐसा नहीं, ये मैनेजर्स ही है। अभी हमको समझना है कि ये कॉर्पोरेट लेवल क्या होता है, बिजनेस लेवल क्या होता है, डिविजनल लेवल या फिर फंक्शनल लेवल क्या होता है। इस चार्ट से आपको थोड़ी आइडिया आ जाएगी। कॉर्पोरेट लेवल में कौन कौन लोग होते हैं? कॉर्पोरेट लेवल में होते हैं सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड कॉर्पोरेट स्टाफ। ओके, ये एग्जांपल याद रखो, एग्जाम में आपको लिखने को आ सकता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे सीईओ होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव होते हैं। आपने ये दो भी याद कर लिए तो हो जाएगा। कौन कौन से पता है? सीईओ एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो कॉर्पोरेट लेवल पे कौन होएगा? सीईओ, जो चीफ लोग होंगे, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव वगैरह वगैरह, एंड साथ में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बिजनेस लेवल में प्रोबेबली डिविजनल मैनेजर्स होंगे। डिविजनल मैनेजर, मान लो मेरे डिविजन है, जैसे मेरा एक हेड ऑफिस है मान लो मुंबई में, ओके, और मैं फॉर एग्जांपल क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग हूँ, कॉटन क्लोथ मैन्युफैक्चरर हूं मैं। अब मुंबई में मेरा हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस में सीईओ बैठेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठेंगे, लेकिन मेरे डिविजन है रे। ओके, कौन कौन से डिवीजन है? मान लो मेरा एक डिवीजन काम करता है फॉर एग्जांपल नागपुर में, ओके, जहां से कॉटन में परचेस करता हूं, ओके, विदर्भ वगैरह इस एरिया से मैं कॉटन परचेस करता हूं। वो कॉटन आता है, वो मान लो आता है कोल्हापुर में, कोल्हापुर में मेरा फैक्ट्री है, समझे? और मुंबई में मेरा और एक ब्रांच है, ओके, जहां से क्या होता है, सेलिंग होता है। मतलब ये मेरे डिविजन से, बात समझे नहीं समझे? या फिर टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे आई कैन से कि नागपुर, कोल्हापुर, मुंबई, ये तीन मेरे डिविजन है, जिन तीनों डिवीजन में हर एक काम होता है जो हर एक डिवीजन में होगा। मतलब नागपुर में प्रोडक्शन भी होता है, नागपुर में सेलिंग भी होता है, नागपुर में परचेस भी होता है, मार्केटिंग भी होता है, कोल्हापुर में सारी बातें होती है, मुंबई में भी सारी बातें होती है। तो आई हैव मेड 3 डिविजन्स, डिवीजन 1 नागपुर, डिवीजन 2 कोल्हापुर, डिवीजन 3 मुंबई, और एक है मेरा हेड ऑफिस, ठीक है? तो अब नागपुर डिवीजन का एक डिवीजन मैनेजर होएगा ना, मतलब नागपुर का एक मैनेजर जो काम करेगा मेरे सीईओ के नीचे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे। जो मेरा बिजनेस लेवल होएगा, डिविजनल लेवल, मेरा बिजनेस है ना, अरे हाँ कि ना, और थोड़ा एक बेहतरीन एग्जांपल लेते तो और क्लियर होगा। आपने इसके बारे में सुना है, आईटीसी के बारे में सुना है? अब आईटीसी के बहुत सारे बिजनेसेस है। कौन कौन से बिजनेसेस बताओ यूजुअली? अच्छा, आईटीसी का नाम बताओ क्या है? आईटीसी का नाम क्या है? आईटीसी है, कोई तो होगा लॉन्ग फॉर्म। जैसे ईपीए का नाम क्या है? ईपीए। तो आईटीसी का नाम क्या है? आईटी का नाम आईटीसी चे। पहले उनका नाम क्या हुआ करता था? वेरी गुड, पहले नाम हुआ करता था इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, ओके, ये उनका नाम था। लेकिन बाद में उन्होंने बदल करके क्या रखा? आईटीसी, ओनली आईटीसी लिमिटेड नाम है। ऐसा क्यों पढ़ते हैं? तो आईटीसी के बड़े सारे डिविजन्स थे। पहला डिवीजन था उनका टोबैको डिवीजन, दूसरा डिवीजन है हॉस्पिटैलिटी, मतलब जिसके अंदर उन्होंने होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह रन करते हैं, और तीसरा डिवीजन है उनका स्टेशनरी, और चौथा भी डिवीजन है एफएमसीजी। व्हाट इज एफएमसीजी? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जो भी साबुन वगैरह आप यूज करते हैं, घर के जो सामान यूज करते हैं, वो आईटीसी मार्केट करता है। मैन्युफैक्चरिंग कोई और करता है, आईटीसी उसको मार्केट करता है। समझे नहीं समझे? तो नाउ यू टेल मी, एवरी बिजनेस डू हैव इट्स ओन वे ऑफ ऑपरेशंस। जिस प्रकार से मैं होटल बिजनेस को संभालूंगा, उसी तरीके से मैं एफएमसीजी का बिजनेस संभाल सकता हूं क्या? जिस प्रकार से मैं स्टेशनरी बिजनेस संभालूंगा, क्या उसी तरीके से मैं टोबैको बिजनेस संभालूंगा? टोबैको कंज्यूम करने वाले और लोग हैं, स्टेशनरी कंज्यूम करने वाले और लोग हैं। अरे हाँ कि ना? हाँ, एंड दिस इज द वेरी रीजन उन्होंने नाम चेंज कर दिया। कैसे लगेगा लोगों को, बच्चों को, कि वो क्या बोलेंगे? हम इंडियन टोबैको कंपनी का नोटबुक यूज करते हैं। आई गेस आपका क्लासमेट इज द प्रोडक्ट ऑफ आईटीसी ना?
हाँ कि ना? तो स्टेशनरी बिजनेस अपने आप में एक अलग बिजनेस है, उसके कस्टमर्स अलग है, उसके सप्लायर्स अलग है, उनका प्रोडक्शन अलग है, उनके प्रोडक्ट्स अलग है, स्ट्रैटेजी अलग है, वे ऑफ ऑपरेशंस अलग है. सेम गोज विद टोबैको, सेम गोज विद होटल, सेम गोज विद एफएमसीजी. हाँ कि ना? सो आई शुड हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ पीपल हु विल run this business separately on their own. So I will have a board of directors in place for ITC. हेड ऑफिस में सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ITC लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिनके नीचे इनके डिविजनल मैनेजर काम करेंगे. मतलब टोबैको डिवीजन है, एक डिवीजन टोबैको डिवीजन, उसका एक अपना मैनेजर होगा और उसके नीचे काम करने वाले और लोग होंगे. जैसे टोबैको के अंदर क्या क्या काम होगा, टोबैको बिजनेस में क्या क्या काम होते हैं बताओ? मैन्युफैक्चरिंग पहले होएगा, उसके बाद उसका मार्केटिंग होएगा, उसके बाद उसका सेलिंग होएगा, परचेस होएगा, मतलब रॉ मटेरियल परचेस. हाँ कि ना? सेम हॉस्पिटैलिटी में प्रोडक्शन तो नहीं होएगा, लेकिन यहाँ पे हो सकता है उनका सर्विस, मतलब सर्विसेज कौन देगा, कैसे देगा, वो होगा. साथ में उनका मार्केटिंग होएगा, साथ में उनकी बिलिंग में उसको हम बोलेंगे मार्केटिंग हो गया, सर्विस हो गया, रेस्टोरेंट के अंदर परचेस भी होएगा, मतलब होटल है तो परचेस होएगा ना कुछ तो रॉ मटेरियल एंड ऑल. स्टेशनरी के अंदर सेम मैन्युफैक्चरिंग है, मार्केटिंग है, परचेस है, सेलिंग, मार्केटिंग. एफएमसीजी के अंदर सेम मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे ट्रेडिंग होएगा बिकॉज वो लोगों से लेते हैं, परचेस होएगा एंड मार्केटिंग होएगा, एंड दीज आर द ऑपरेशंस. बिकॉज वो खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते ना, चीजें खरीदी करते लोगों से और उसको बेचते. समझे नहीं समझे? तो मेरा कहना यह है कि आईटीसी का अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक फ्लीट है, उसके नीचे उनके बहुत सारे डिवीजन है, जो हर एक डिवीजन अपने आप में एक नया बिजनेस है, तो हर एक बिजनेस का अपना एक हेड होगा जिसको हम लोग डिविजनल मैनेजर कहेंगे. और इस डिविजनल मैनेजर के नीचे बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं, तो हर एक फंक्शन का अपना एक मैनेजर होएगा. जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक मैनेजर होएगा, मार्केटिंग का एक मैनेजर होएगा, परचेस, सेलिंग एंड सो ऑन. फॉर ऑल दिस इंडिविजुअल फंक्शंस आई विल हैव व्हाट, द फंक्शनल मैनेजर इन माय हैंड. जिप लगा पक्का? तो ये सारे लोग मिल मिला के मेरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है. बिकॉज ये जो फंक्शनल मैनेजर्स का फ्लीट है ना, ये मुझको एक्चुअल में प्रॉब्लम्स बताएंगे या फिर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट बताएंगे. फंक्शनल मैनेजर्स है, ये मुझको एक्चुअल में क्या बताएंगे, प्रॉब्लम्स या फिर एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट बताएंगे. ये जाके बताएंगे अपने डिविजनल मैनेजर को, और डिविजनल मैनेजर जाके बताएंगे किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. वहां पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन होएगा, वो डिसीजन नीचे डिविजनल मैनेजर में आएगा और उसको वो इंप्लीमेंट करवाएंगे थ्रू देयर फंक्शनल मैनेजर. एंड देन ये लोग नीचे इनके वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइज, सुपरवाइजर होएगा, एम्प्लॉय होएगा, ये नीचे काम करने वाले लोग, ये मैनेजर वाले लोग हैं. ये सारे मेरे मैनेजर्स है. आप समझे नहीं समझे? दीस आर द लेवल्स इन द मैनेजमेंट. ये मैनेजमेंट के लोग हैं, काम करने वाले लोग नहीं, काम पे लगाने वाले लोग हैं. काम कैसे करना ये डिसाइड करने वाले लोग हैं. आई गेस लॉजिक इज क्लियर. सो इफ आई पुट इट दैट आईटीसी वाला पॉइंट, तो मैं यहां पे लिखूंगा आईटीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां होंगे, हेड ऑफिस में होंगे ना. उनका डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी. डिवीजन ए क्या है उनका, कम ऑन, आई कैन से टोबैको, ये आएगा स्टेशनरी, एंड फॉर दैट मैटर यहां पे आएगा हॉस्पिटैलिटी. एफएमसीजी को छोड़ दो. तो इनका एक मैनेजर होएगा, डिविजनल मैनेजर जो यहां पे काम करेगा, और नीचे इनके बिजनेस फंक्शन, जैसे यहां पे कहूंगा प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक हो गया, एंड परचेस. ये फंक्शंस है. अब ये डिवीजन ए का फंक्शन नहीं है, ये तीनों का फंक्शन है. मतलब इस डिवीजन में ये तीनों काम होते हैं, इस डिवीजन में ये तीनों काम होते हैं, इस डिवीजन में ये तीनों काम होते हैं, और हर एक के क्या होंगे, फंक्शनल, इसको कहेंगे फंक्शनल मैनेजर्स. बात समझे? सो दिस आर द लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. पहला लेवल कौन सा होएगा, कम ऑन,
कॉर्पोरेट लेवल। दूसरा कौन सा होएगा और तीसरा कौन सा होएगा? आईटीसी के एंगल में। ये तीनों बातें क्लियर है? पक्का? ओके, एक काम करो, अभी हेडिंग दे दो बिजनेस लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस और स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट बिजनेस लेवल, सॉरी, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये नया पॉइंट आएगा अभी, फिफ्थ वाला पॉइंट, स्ट्रेटेजिक लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, strategic levels in the organization, ओके उसके अंदर लिखो, डायरेक्ट लिखना शुरू करो डैश करके। जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव, जनरली एन ऑर्गेनाइजेशन मे हैव, generally an organization may have 3 levels of management, 3 levels of management. A, corporate level, A, corporate level, B, business level, B, business level, and C, functional level, and C, functional level. और ये वाला चार्ट जरा ड्रॉ करिएगा। कैसे ड्रॉ करेंगे? आईटीसी वाला लिखो, आईटीसी सेम। चलो मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए, मेरे साथ कॉपी करिएगा। लेट मी जस्ट चेक कि गूगल पे इसका कोई स्नैपशॉट है या नहीं है। चलिए ये लिखिएगा, मतलब इसके में पहले दो जो है लिखेंगे, आईटीसी लिखिएगा ऊपर, नीचे फूड सिगारेट लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल छोड़ो, फूड सिगारेट एंड एजुकेशन स्टेशनरी, ये लिखिएगा यहाँ तक, यहाँ तक कॉपी करिएगा, नीचे फिर मैं लिख के दूंगा, ठीक है? इतना कॉपी करिएगा, ये सब कुछ कॉपी करिएगा, इतना कॉपी करिएगा। ओ भाई दर्शन, फूड सिगारेट एंड एजुकेशन स्टेशनरी, इतना लिखिए। लिखा? साइड में जगह भी बचाइएगा थोड़ा सा मार्जिन में। पूरा लिखा? वेरी गुड, कोई चिंता नहीं है, कर लेंगे एडजस्ट कहीं ना कहीं से। ओके, अब उसके नीचे लिखिएगा, उसके नीचे लिखिएगा, एक ही लाइन में लिखना है पूरा, 1 2 3 4 5 लाइक दैट। ऑनलाइन स्टूडेंट को दिख नहीं रहा हूं मैं, हाँ 1 2 3 4 5 लाइक दिस, सारे फंक्शंस लिखने हैं, फंक्शंस। ओके, तो फंक्शन में पहला फंक्शन लिखेंगे प्रोडक्शन, समझे ना? प्रोडक्शन, उसके आगे मार्केटिंग, मार्केटिंग, उसके आगे प्रोक्योरमेंट, जिसको हम लोग परचेस बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट, ओके पहले लिखा क्या? प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट, और आगे लिखना क्या लिखेंगे? फाइनेंस, यस लिखो फाइनेंस, लिखो फाइनेंस। ओके, अब रेड कलर का पेन उठाइएगा, रेड कलर का पेन, जहां पे आईटीसी लिखा है वहां पे लिखना कॉर्पोरेट लेवल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। रेड कलर के पेन से जहां पे आईटीसी लिखा है उधर लिखना क्या? कॉर्पोरेट लेवल डैश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ओके, लिवलं नीचे। अभी फूड, लाइफ, सिगारेट एंड
एजुकेशन स्टेशनरी, ओके। उसके बाजू में लिखना या फिर आजू बाजू में कहीं पे लिख दो उसमें लिखना बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल, बिजनेस लेवल डैश बिजनेस मैनेजर्स, बिजनेस मैनेजर्स, बिजनेस लेवल डैश बिजनेस मैनेजर्स। क्या हुआ बेटा? ओ बेटा, क्या नाम है? क्या नाम है आपका? क्या हुआ? लिखो ना अपने हिसाब से, किधर भी लिखो, दूसरे पेज पे लिखो, दूसरे बुक में लिखो, इधर ले भी पढ़ा है ना मैंने अभी। ये क्या होते हैं? बिजनेस लेवल होते, तो बिजनेस लेवल उसके बाजू में लिखना ना बेटा। सत्यानाश हो गया मेरा। नीचे अभी जो लिखा अपने लाइन में उसमें लिखना क्या? फंक्शनल लेवल डैश फंक्शनल मैनेजर। नीचे लिखो उसके रेड कलर के पेन से ऐसा एरो करके लिखो, जगह नहीं है तो। लेट मी जस्ट चेक कि क्या क्या किया कांड आपने। ये सही है। इधर लिखना फंक्शनल लेवल डैश फंक्शनल मैनेजर्स, फंक्शनल मैनेजर्स। फॉर एग्जाम्पल लिखो फंक्शनल मैनेजर, एग्जाम्पल प्रोडक्शन मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर एटसेट्रा। ये इतनी जगह किसके लिए छोड़ा हुआ है इधर? ऐसा पूरा छोटा 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 लिख के ना। हाँ सब आएंगे, सीईओ, चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब आएंगे। ओके बेटा दिखाओ। कैसा देखूंगा मैं? बच्चे ऐसा देखो, बुक ऐसा इधर देखो, बोले कैसे देखूंगा मैं? भेजो बुक इधर। तुमको समझा ना तुमने क्या लिखा है? तो भी ठीक है ना। एग्जामिनर को समझे नहीं समझे, अपने को पहले समझना चाहिए। अच्छा हो गया लिख करके? अरे पक्का। चलिए तो एक काम करते हैं, अभी रुक जाते हैं, कल जब मिलेंगे तो इन 3 लेवल्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। आर यू क्लियर? ओके तो आज हमने क्या किया? आज हमने लिमिटेशंस को पढ़ा, उसके बाद क्वेश्चंस को पढ़ा, एंड देन उसके बाद वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द लेवल्स इन द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। ओके कल मिलेंगे, तीनों लेवल्स को फिनिश करके फिर आगे बढ़ेंगे। आर यू क्लियर विद टुडेज लेक्चर? पक्का? थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।